तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम क्लास 10 गणित के प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली 1.1 में जितना भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद इसमें के बाकी प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। बोला है हमसे कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए एकदम ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न क्या है, हम इसमें के पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, 135 और 225। ठीक है, इसमें का पहला प्रश्न है 135 और 225। तो इसको हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से इसे हमको सॉल्व करना है। तो देखिए एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो जब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, सूत्र क्या होता है, ए बराबर में, सॉरी ये बी नहीं होगा, ये होगा ए क्यू प्लस में आर। सूत्र होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। ठीक है, देखिए जो इन संख्या में से जो संख्या बड़ी है उस संख्या को हम ए मान लेंगे। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 225। तो ए बराबर हो जाएगा 225 और छोटी वाली संख्या को हम बी मान लेंगे, बी बराबर 135। इतना समझ आ गया कि बड़ी वाली संख्या को ए और छोटी वाली संख्या को बी। ठीक है, अब देखिए अब इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। ठीक है, तो अब देखिए ए बराबर क्या है हमारा 225 बराबर बी यानी क्या है, बी यानी है 135। अब देखिए आप लोग कि ये क्यू और आर कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए आपको रफ वर्क में समझाते हैं। ठीक, क्यू कैसे आएगा और यहाँ पे आर कैसे आएगा, यानी क्यू का मान क्या होगा और आर का मान क्या होगा। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम 225 में 135 से भाग दे देंगे। करेंगे हम 225 में 135 से भाग दे देंगे, 225 में 135 से भाग दे देंगे, तभी हमें क्यू और आर का मान पता चलेगा। ठीक है, ये भाग कितनी बार में जाएगा, एक बार में। ये हो गया 135। ठीक है, 5 में से 5 जा 0, 12 यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 और ये खत्म हो जाएगा। तो 90 आ गया हमारा शेष फल। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे भागफल आया है इसी को हम मानते हैं क्यू। ठीक है, जो ये भागफल आया है 1 इसी को मानते हैं हम क्यू, और जो ये शेषफल आया है 90 इसको मानते हैं हम आर। शेषफल 90 आया इसको क्या मानते हैं, हम आर मानते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्यू और आर का मान पता चल गया। अब इसको यहाँ पे रख लीजिए, 135 था बी का मान, अब क्यू का मान क्या हो जाएगा हमारा 1, तो गुणे में 1, अब प्लस क्या है, प्लस आर, आर यानी 90, आर यानी क्या है 90। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि ये शेषफल का मान 0 ना हो जाए। ठीक है, कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक कि शेषफल का मान 0 ना हो जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अब ये जो बड़ी वाली संख्या है 135, इसमें भाग देंगे हम किसका, इस 90 से। ठीक है, 135 में भाग देंगे किससे, 90 से। इस बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे 90 से। ठीक है, अब भाग देंगे 90 से। अब देखिए यहाँ पे फिर रफ वर्क में समझिए, रफ वर्क में आप लोग समझिए, जब 135 में 90 से भाग देंगे 100 तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा एक बार में। ठीक है, 90 एकम 90, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 9 हो जाएगा, कितना बचा 45। तो ये हो गया हमारा शेष। ठीक, तो शेष यानी आर का मान हो गया और 1 यानी भागफल यानी क्यू का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 90 गुणे क्यू यानी क्या है हमारा 1। ठीक, प्लस में आर यानी क्या है हमारा 45। ठीक है,
और कब तक सॉल्व करेंगे हम आपको बताए हैं कि जब तक इस 45 का मान यानी शेषफल का मान 0 ना हो जाए। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 0 नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, इस 90 में 45 से भाग देंगे। ठीक है, इस 90 में किससे भाग देंगे, 45 से। ठीक, यहाँ 135 था तो उसे 90 से भाग दिए हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 45 है, तो हम 90 में 45 से भाग देंगे। तो 90 में 45 से भाग देंगे तो ये 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि 45 दूना क्या होता है, 90। तो 45 दूना 90, ये ख़त्म हो गया। शेषफल आ गया हमारा 0, आर का मान आ गया 0। ठीक है, और ये क्या है, हमारा क्यू का मान है। ठीक, ये आर का मान 0 हो गया और ये 2 हो गया क्यू का मान। क्यू का मान कितना आया था हमारा, क्यू का मान आया था 2। अब प्लस में आर का मान कितना आया था, 0। आर का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और कब आया है 0, जब 45 से भाग दिए हैं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, तब इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 45। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब तक इसको सॉल्व करते हैं कि जब तक 0 ना आ जाए, और जिस संख्या से भाग देते हैं और 0 आता है वही वाला संख्या हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसमें का पहला प्रश्न। अब इस पहले में का दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 196 और क्या है 38,220, 38,220। ठीक है, 196 और 38,220। तो हम आपको क्या बताए हैं कि बड़ी वाली संख्या हो जाएगा ए यानी 38,220। ठीक है, 220। अब छोटी वाली संख्या हो जाएगा बी यानी 196। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर से। ये किसका सूत्र है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। हमको इन दोनों का HCF बताना है। ठीक है, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। इस सूत्र को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है और यहाँ पे 11 और 12 की भी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, इनके मानों को इसमें हम रख देंगे। ए यानी क्या है हमारा 38,220, 38,220 बराबर में बी यानी क्या है हमारा 196, बी यानी 196। अब हमें किसका किसका मान चाहिए, क्यू का और आर का। और वो मान कैसे प्राप्त होगा हमें, जब 38,220 में 196 से भाग देंगे। तो चलिए हम भाग दे के इन दोनों मानों को हम किस में भाग देना है हमको, 38,220 में 196 का। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 196 से एक बार में, 196 कम 196 और बचा कितना, 12 में 6 जा 6, यहाँ पे बचा 7, तो ये हो गया 17, 17 में से 9 जा 8। अब यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा हमारा 1। ठीक है, इधर बचा है 2, 2 को हम उतार लेंगे। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। तो 196 में यदि 9 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 1764। ठीक है, 1764। अब घटाएंगे तो ये क्या होगा, हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0, 0। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भाग आता होगा और यहाँ से घटाना भी आता होगा। ठीक है, अब क्या बचा है हमारा, अब बचा है हमारा 0, क्या बचा है 0। ठीक, अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 196 से 5 बार में कितनी बार में हो जाएगा, ये 980 हो जाएगा। 196 से 5 बार में कितना हो जाएगा, 980। ठीक है, तो ये सब कट गया, शेषफल आ गया हमारा 0। ठीक है, शेषफल आ गया 0 और ये हो गया हमारा क्यू का मान यानी भागफल। ठीक है, तो शेषफल आ गया हमारा 0, तो हमारा आर का मान यहीं पे 0 आ गया है, आर का मान पहले बार में ही 0 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का मान क्या आया है, गुणे क्यू, क्यू यानी 195, क्यू यानी 195। अब प्लस में, प्लस क्या है, इस शेषफल का मान कितना आया है 0। तो जब शेषफल का मान 0 आ जाता है तो जिस संख्या से भाग दिए होते हैं वही वाला हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 196। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें के तीसरे प्रश्न को। तो इसमें का तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न इसमें का है 867 और 255। ठीक है, तो इसमें बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगा, ए यानी 867। अब आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक, छोटी वाली संख्या बी यानी 255।
अब क्या करेंगे, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर से, ठीक, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर से, ए यानी 867, ठीक। अब बराबर में बी यानी क्या है हमारा 255। अब इस क्यू और आर का मान कैसे पता होगा, भाग दे के, चलिए हम भाग देते हैं। किस में भाग देना है, किससे, हमें 867 में भाग देना है 255 से, ठीक है। 867 में भाग देना है किससे, 255 से। तो कितनी बार में जाएगा ये जाएगा 3 बार में। 3 बार में कितना होगा ये, 765। 765 को जब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा शेष यानी ये हो गया हमारा आर का मान और ये भागफल क्या है हमारा, क्यू का मान, ठीक है। तो बी था यहाँ पे, अभी हमें क्या लिखना है, क्यू का मान। तो 255 गुणे क्यू यानी क्या है 3, प्लस में क्या है आर यानी 102। तो अभी शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो अभी हम आगे भी भाग देंगे, ठीक है। अब किस में भाग देंगे हम, इस वाली संख्या को 102 से, ठीक है, इस बड़ी वाली संख्या को किससे, 102 से। तो ये हो जाएगा 255 बराबर 102 से, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो, कि जब भाग देते हैं और शेषफल 0 नहीं आता है तो जो बराबर के इस साइड रहता है उसमें के पहले वाली संख्या को किससे भाग देंगे, लास्ट वाले संख्या से, ठीक है। किससे देंगे भाग, पहले वाली संख्या को लास्ट वाले संख्या से, ठीक। अब भाग देते हैं हम 255 में 102 से। जब 255 में 102 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा ये जाएगा 2 बार में। 2 बार में कितना हो जाएगा, 204। घटेगा तो कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 और ये हो गया 5 और ये हो गया 0। तो शेष आ गया हमारा 51। शेष यानी ये किसका मान हो गया, आर का, और ये मान हो गया हमारा क्यू का, ठीक है। ये हो गया आर का मान और ये हो गया क्यू का मान, ठीक है। तो 102 गुणे में आर का मान कितना आया था हमारा, आर का नहीं, क्यू का, क्योंकि यहाँ पे क्या है बी क्यू का मान आया था हमारा, देखिए यहाँ पे 2 आया था, ठीक है। तो 2 हो गया। अब प्लस में आर का मान कितना आया था हमारा, आर का मान आया था 51। आर का मान आया था 51। अभी भी यहाँ पे हमारा आर का मान 0 नहीं आया, तो अभी आगे फिर भाग देंगे। और किससे भाग देंगे, ये पहली वाली संख्या में लास्ट वाली संख्या से। तो हो गया 102। अब बराबर में किससे भाग देंगे, लास्ट वाली संख्या से, ठीक है। 102 में 51 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। 51 से 2 में गुणा करेंगे तो 102 हो जाएगा। अब शेषफल आ गया हमारा 0, यानी आर का मान आ गया 0 और क्यू का मान आ गया 2, ठीक है। तो क्यू का मान कितना आया हमारा, 2 आया है, तो 51 गुणे 2। अब प्लस में आर का मान कितना आ गया, 0, तो आर का मान यहाँ पे 0 आ गया। ये 0 कब आया है, जब हमने 51 से 102 में भाग दिया है। तो किससे भाग दिया है हमने, 51 से। तो यही 51 हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर हो जाएगा हमारा 51, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये था पहले में के 3 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है, हमको ये दर्शाना है। तो चलिए इसको एकदम आसान तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। जब दूसरे प्रश्न को हल करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग देखते जाइए और समझते जाइए। क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। माना क्या है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। और b बराबर क्या मान लेंगे, b बराबर हम मान लेंगे यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है। आप लोगों ने सूत्र में क्या देखा था, a बराबर क्या होता है, BQ+R। आप लोगों ने सूत्र में क्या देखा था कि a बराबर क्या होता है, BQ+R। b के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो हम मान लेंगे b बराबर 6, ठीक है। मान लिया एक कोई धनात्मक पूर्णांक, एकदम अच्छे से ध्यान से इसको समझते हुए चलिए, ठीक है। और b बराबर क्या है 6 है, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाला। a बराबर क्या होता है, BQ प्लस में R। अब जहाँ R क्या होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, जहाँ R का मान क्या होता है, R का मान होता है 0 से बड़ा और उसके बराबर, और क्या होता है B से छोटा, ठीक है।
आर किसे हम मानते हैं, आर हम मानते हैं शेषफल को, और शेषफल कभी भी 0 से बड़ा होगा या फिर वो 0 हो सकता है, वह b से यानी भागफल से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। शेषफल भागफल से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आर क्या है यहाँ पे, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और b से छोटा होगा आर का मान, ठीक। अब आगे देखिए, तब आर के मान कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान से देखिए। तब आर के संभावित मान, आर के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिए। आर यहाँ पे क्या है, हम बार बार दोहरा रहे हैं, ध्यान से देखिए। 0 से बड़ा और उसके बराबर है, और क्या है, b से छोटा है, तो पहला मान क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के बराबर हो सकता है। अब क्या है वो, b से छोटा, b यानी 6 से छोटा, 6 से छोटा जितनी भी संख्या है उसको वो हो जाएगा आर का मान। तो 6 से छोटा कौन कौन होता है, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए आर के संभावित मान। अब क्या करेंगे, हम इन सारे मानों को एक एक बार इस सूत्र में रख के इसको हम दर्शाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम r बराबर 0 रखेंगे, तो r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर देखिए, जब r बराबर 0 लेंगे तो a क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b यानी क्या है हमारा 6, और ये q है, q का कोई मान हमें पता नहीं है, हमको यही दर्शाना है, ठीक। ये 6q हो गया, प्लस में r क्या है हमारा 0, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, a बराबर में 6q। तो आप लोग ये कैसे पता करेंगे कि ये 6q यानी 6q सम है या विषम है, तो देखिए 6 में किसी भी संख्या से आप लोग गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, सम आएगा। 6 में 7 का गुणा करिए तभी वो उसका मान सम आएगा, 8 का गुणा करिए तभी भी सम आएगा, 6 में कितनी भी संख्या का गुणा करिए उसका मान हमेशा सम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सम, ठीक। जब r का मान 0 रखे हैं तो हमें क्या मान प्राप्त हुआ है, एक सम मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, करेंगे हम r बराबर 1 पर, इसको सिद्ध करेंगे। r बराबर 1 पर, ये 0 ले लिए हैं हम, अब लेंगे 1 पर, तो r बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, a बराबर b यानी क्या है, 6 है यहाँ पे, 6q प्लस r यानी क्या है हमारा, r हम क्या माने हैं 1, तो क्या आ गया 6q प्लस r। अब आप लोग इसे कैसे समझेंगे कि सम है या विषम, तो देखिए 6 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा सम आएगा, आप लोग जान चुके हैं, और उस संख्या में जब आप 1 जोड़ देंगे तो उसका मान हमेशा क्या होगा, विषम होगा। उस संख्या में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो उसका मान हमेशा विषम आएगा, ठीक, उसका मान हमेशा विषम आएगा। जब किसी सम संख्या में, सम संख्या क्या होता है, वो संख्या जो 2 से कट जाए वही क्या होता है, सम संख्या। तो सम संख्या में जब आप एक विषम संख्या जोड़ेंगे, यानी जो 2 से नहीं कटता है उसे आप जोड़ेंगे तो वो भी संख्या विषम हो जाएगी, ठीक है। तो r बराबर 1 पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, विषम प्राप्त हुआ है। अब देखिए r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर, यहाँ से आप लोग जल्दी जल्दी समझ लीजिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के स्थान पे 6q प्लस r के स्थान पे यहाँ क्या है हमारा 2 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, देखिए इसका गुणा करेंगे तो सम आएगा, और जब सम में सम को जोड़ेंगे, जब सम में सम संख्या को जोड़ेंगे, 2 क्या है, सम संख्या है, तो हमेशा सम प्राप्त होगा, ठीक। सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा सम प्राप्त होगा, ठीक है। अब r बराबर आप लोग 3 पे देखिए, r बराबर 3 पर, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर में 6q प्लस r के स्थान पे क्या हो जाएगा 3, ये क्या है b का मान है, और ये q हम एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे, प्लस ये क्या है r का मान है। अब ये क्या होगा, सम या विषम, तो देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे, यानी 6 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा आएगा सम, और सम में जब विषम संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा विषम, ठीक है, क्योंकि 3 क्या है, विषम है, 3 2 से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा विषम। अब r बराबर 4 पे देखिए, r बराबर 4 पर, r बराबर 4 पर क्या हो जाएगा, a बराबर में 6q प्लस r के स्थान पे 4, और ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 क्या है, सम है, और इसमें 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सम, ठीक। अब देखिए यहाँ से r बराबर 5 पर, r बराबर 5 पर, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर में 6q प्लस r के स्थान पे 5, और ये क्या होगा हमारा, विषम होगा। अब विषम क्यों होगा, आप लोग समझिए, ये क्या है, सम है, किसी भी संख्या से इसमें 6 में गुणा करेंगे तो सम होगा, और सम में विषम को जब जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा विषम।
तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था हमको, क्या दर्शाना था हमको कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो देखिए ये पहला सिद्ध हो गया 6q+1, और दूसरा क्या सिद्ध करना था हमें, 6q+3। तो ये दूसरा भी सिद्ध हो गया 6q+3। हमें यही ना सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। कौन होता है, विषम पूर्णांक। तो ये भी हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये क्या है, विषम है। और ये भी विषम है 6q+3, ये भी प्रूफ हो गया। और क्या करना था हमें, 6q+5। तो ये हो गया 6q+5, ये भी प्रूफ हो गया, ये और ये। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जब इतना इसको लिख लेंगे उसके बाद हमको ये वाला लिखना है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे ही नोट करिएगा जैसे जैसे आप लोग को बताए हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 के तीसरे प्रश्न को। परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन में HCF ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में HCF ज्ञात कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या क्या दिया है, 616। जब इसको हल करेंगे यहाँ पे देखिए, या ये क्या है, 616 क्या है, 616 क्या है, आर्मी के सदस्यों की संख्या, आर्मी के सदस्यों की संख्या क्या है, 616। अब क्या है हमारा 32 क्या है, ये 32 क्या है, आर्मी बैंड के सदस्य, आर्मी बैंड के सदस्य, ठीक है। ये 32 कौन है, आर्मी बैंड के सदस्य। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको A और B मान लेते हैं। और कैसे ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो A यानी बड़ी वाली संख्या, A यानी 616, और B यानी क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या यानी 32। अब देखिए A बराबर में BQ+R से, A बराबर में BQ+R से, तो क्या हो जाएगा, A बराबर कितना है हमारा 616, बराबर B यानी क्या है हमारा 32। अब ये Q और R कैसे पता होगा, इसमें 616 में 32 से भाग करके, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, तो रफ वर्क में देखिए यहाँ पे जब 616 में 32 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा एक बार में, ठीक। कितना बचेगा हमारा 29। अब ये क्या है, 6 को उतार लेंगे, अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में नहीं, 9 बार में जाएगा, ये जाएगा 9 बार में। कितना हो जाएगा, 288। 32 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 288, और घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, ये भी 0, ये भी 0, तो शेष आ गया हमारा 8 यानी क्या हो गया, ये R का मान हो गया, और ये क्या हो गया, Q का मान हो गया, ठीक। तो हमें क्या करना है, Q यानी 19, ठीक, Q यानी 19, ठीक है। इस भागफल को हम Q मानते हैं और इस शेषफल को हम R मानते हैं, ठीक। अब प्लस में R है तो R का मान हमारा कितना आया है, 8 आया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे शेषफल का मान 0 नहीं आया है। तो जब शेषफल का मान 0 नहीं आया है तो इसको आगे भी भाग करना पड़ेगा, और किस में करना पड़ेगा, इस आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से। आगे कौन है, 32, किससे करेंगे हम, लास्ट वाली संख्या से यानी 8 से। तो जब 32 में 8 से भाग देंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, क्योंकि 8 चौका 32 होता है, और इस शेषफल बच जाएगा हमारा 0, क्योंकि 32 8 से पूरी तरह कट जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा हमारा 0, ठीक।
तो 8 क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। HCF नहीं, HCF हमसे नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस तीसरे क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन आंसर। अब देखिए इसमें का चौथा प्रश्न। तो इसमें चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम इसको भी दर्शा देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और बी हम क्या मान लेंगे, और बी क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये किस रूप का है, BQ+R के रूप का है, BQ+R के रूप का है। तो बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सूत्र आपको पता है, ए बराबर में BQ+R, ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है। अब इस R का मान हम कैसे पता करेंगे, जहाँ R क्या होता है, हम आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए हैं कि जहाँ R क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है, और क्या होता है, B से छोटा होता है। ठीक है, R क्या होता है, 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर। R यानी शेषफल क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि 0 से हमेशा बड़ा आएगा, 0 से या तो बड़ा आएगा शेषफल या फिर 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो शेषफल 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और B से वो हमेशा छोटा होगा, B यानी भागफल से हमेशा छोटा होगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। तब R के संभावित मान क्या क्या होंगे, देखिए R के संभावित मान। ठीक, R के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, देखिए ये क्या है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 0। और ये क्या है, 0 से बड़ा भी है और B से छोटा है, B यानी 3 से छोटा। तो 3 से जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी वो सभी हो जाएंगी। ठीक, 3 से छोटा कौन कौन, 1 और 2। ठीक है, तो R का मान क्या क्या हो गया, 0, 1 और 2। अब क्या करेंगे, इन सब के मान को एक एक बार रखेंगे। तो जब R बराबर 0 लेंगे, R बराबर 0 पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, B का मान कितना है हमारा, B का मान है 3, तो हो जाएगा 3, और ये Q को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक, अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये R का मान क्या लिए हैं यहाँ पे, 0 लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, अब क्या, इसका हम वर्ग करेंगे। अब वर्ग क्यों करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसलिए हम इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो इधर करेंगे a² और इधर क्या हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर। ठीक, और ये आगे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट से निकलेगा तो ये हो जाएगा a²। अब बराबर में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ठीक, q यानी q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q²। a² बराबर क्या आ गया, 9q²। ठीक, अब देखिए, अब ये हो जाएगा a² बराबर, यहाँ से क्या ले लेंगे हम, 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, अंदर बच जाएगा 3 और क्या हो जाएगा q²। जब यहाँ से 3 को कॉमन ले लिए हैं, 3 को बाहर ले लिए हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 3। ठीक है, तो ये हो गया 3q² ब्रैकेट में। अब ये क्या है, कोई एक पूर्णांक है, जो ये ब्रैकेट में संख्या आया है ये क्या है, कोई एक पूर्णांक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लेना आता होगा। ठीक है, ये क्या है, ये ब्रैकेट में क्या है, कोई एक पूर्णांक है। ठीक, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3, और इस पूर्णांक को क्या मान लेते हैं हम, k1। अभी हम आपको बताएंगे k1 क्या है। ये जब पूर्णांक है तो k1 भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, इसको हम क्या मान लिए हैं, ब्रैकेट वाले को k1 मान लिए हैं। तो r बराबर 0 क्या आया है, a² बराबर 3k1। अब देखिए r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पे क्या हो जाएगा, a बराबर में b यानी क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3q प्लस में r यानी 1, 3q प्लस में r। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसका वर्ग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था वर्ग। ठीक है,
तो इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर में 3q प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये ब्रैकेट से निकलेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में ये किस रूप का आप लोगों को दिख रहा है, a प्लस बी के रूप का, a प्लस बी के रूप का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब हम इसी फॉर्मूले में इस वाले को रखने वाले हैं। ये तो ए स्क्वायर कौन है, जो ये ए ब्रैकेट से बाहर निकला है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। और ये किस रूप का दिख रहा है आप लोगों को, ए प्लस बी के रूप का, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3q का वर्ग, 3q का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, अब प्लस में b का स्क्वायर, b यानी कौन है यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब प्लस में क्या है 2 और उसके बाद क्या है a यानी 3q, a यानी 3q। अब क्या है इनटू में b यानी 1 गुणे में 1। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या था 2, तो यहाँ पे हो गया 2। अब क्या था a यानी 3q, तो ये हो गया गुणे 3q। अब क्या था यहाँ पे b यानी 1। ठीक है, b यानी क्या है 1, तो ये हो गया गुणे में 1। ठीक है, अब इसको आगे जब सॉल्व कर देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक, अब प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, अब प्लस में ये क्या हो जाएगा 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा q, तो ये हो गया 6q। ठीक है, 1 में गुणा करेंगे तो वही रहेगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब आगे देखिए कितना आया था, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अब देखिए इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं यार। तो इसको जब सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, अब प्लस स्क्वायर से छोटी वाली घात कौन सी है 6q। ठीक, तो ये हो जाएगा 6q प्लस में 1 हो गया। क्या करेंगे इसमें भी हम कुछ कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या हम ले सकते हैं, इसमें ले लेंगे हम 3 को कॉमन। ठीक, जब 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, इधर यहाँ से यहाँ पे आ गया है कॉमन, तो अंदर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में बस इन दोनों में कॉमन लिए हैं हम 9q स्क्वायर प्लस 6q में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2q। ठीक है, क्योंकि 3 दूना के 6 और 3 तियाँ 9। ठीक, प्लस में क्या हो गया 1 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट में संख्या दिख रही है इस ब्रैकेट की संख्या क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको मान लेंगे हम k2। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3k2 प्लस 1। ठीक है, ये भी एक पूर्णांक है ब्रैकेट में और ये k2 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो r बराबर 1 पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, a स्क्वायर बराबर 3k2 प्लस में 1। अब आगे देखिए r बराबर 2 पर, देखिए r बराबर 2 पर, r बराबर जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, b कितना था हमारा 3 और ये q, सॉरी a यानी b कितना था 3 और ये q, प्लस में r यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अब क्या करेंगे हम इसका भी वर्ग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था वर्ग। ठीक है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, अब बराबर में जब इस साइड का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर को जब ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में ये किस रूप का आप लोगों को दिख रहा है, a प्लस बी के रूप का, a यानी 3q, b यानी 2, तो इसका होल स्क्वायर हमें बताना है। तो अब वो सूत्र क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र में हम इस वाले को खोलेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, अब प्लस में b स्क्वायर, b यानी 2 का स्क्वायर, अब प्लस में 2ab, तो ये हो गया 2 और a यानी 3q, गुणे में b यानी 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस में ये क्या हो जाएगा 2 में 3 का गुणा 6 और 6 में 2 का गुणा 12 और 12 में ये q बच रहा है तो ये हो जाएगा 12q। ठीक, अब इसको भी हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। देखिए सबसे पहले बड़ी वाली घात को लिखते हैं, फिर सबसे बड़ी घात है 2, अब उससे छोटी घात क्या है q पर 1 घात, तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, प्लस में 12q,
सबसे बड़ी वाली घात, उसके बाद उससे छोटी वाली घात, ठीक। अब प्लस में क्या बच रहा है हमारा, 4 बच रहा है। तो ये क्या हो गया, 9q² प्लस 12q अब प्लस 4। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, अगला स्टेप ये वाला ध्यान से देखिए। a² बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 9q² प्लस 12q प्लस में इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लिखिए या फिर 3 + 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम 3 + 1 में क्यों तोड़े हैं, क्योंकि कॉमन लेने में हमको आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों में हम कॉमन ले लेंगे, इन तीनों में हम आपको समझाने के लिए ये लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। इन तीनों में हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, जब इन तीनों में कॉमन क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3q²। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बार बार 3 ही क्यों कॉमन ले रहे हैं। मैं क्या बोल रहा था कि हमें किस में दर्शाना है, यम 3m और 3m + 1 में। तो 3 इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं कि क्योंकि ये इस रूप का आ सके, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ से जब 3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या बच गया है, 3q² प्लस में यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा q। अब प्लस में जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, ठीक। कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, देखिए ये 9 है ना, तो 9 में कॉमन से जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देंगे, तो 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 और ये q²। अब 12 में 3 कॉमन लिए हैं तो 12 में 3 से भाग दे देंगे बचेगा 4, ठीक है। और 3 में 3 से भाग दे देंगे बचेगा 1, ठीक है। प्लस में बाहर क्या बचा है हमारा, 1 बचा है। तो अब इस जो ये ब्रैकेट में बचा है, इस ब्रैकेट वाला क्या है, ये पूर्णांक है, हम शुरू से मानते आ रहे हैं। तो a² बराबर हो जाएगा 3 और इस पूर्णांक को क्या मान ले रहे हैं हम, k3 प्लस में 1, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना था, ध्यान से देखिए। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पर आपको दर्शा चुके हैं, देखिए यम आया है हमारा r बराबर 0 पर। यम उधर क्वेश्चन में क्या बोला है, यम क्या है, कोई पूर्णांक है, और k भी क्या है, यहाँ पे कोई एक पूर्णांक है। कुछ हम आपको बताएं शुरू में ही, k क्या है, कोई एक पूर्णांक है, और क्वेश्चन में दिया है कि यम भी एक पूर्णांक है। देखिए धनात्मक पूर्णांक है यम, ठीक है। तो ये k1 भी एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक। तो k1 के स्थान पे हम यम ले सकते हैं, ठीक है। तो a² बराबर क्या आ गया, 3k1, 3k1 लिखिए या फिर 3m लिखिए, ठीक है। सिद्ध कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m यानी 3k1 के रूप का होता है। यम यानी आप समझिए, यम यानी कोई भी पूर्णांक, और k1 भी कोई एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये पहला वाला सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्या दिया है, 3m + 1, 3m + 1, और ये कब आया है हमारा, देखिए 3m + 1 हमारा कब आया है, r बराबर 2 पर। ये क्या है, k3 क्या है, कोई एक पूर्णांक है। हम आपको शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं k3 क्या है, कोई एक पूर्णांक है। तो k3 भी पूर्णांक है और यम भी पूर्णांक है, तो इसको आप लोग k3 पढ़िए या फिर यम पढ़िए। तो ये सिद्ध हो गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिद्ध। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। आपको सेम ऐसे ही नोट करना है, जितना हम यहाँ पे लिखवाए हैं r बराबर 0 पे, r बराबर 1 पे, r बराबर 2 पे, सेम वैसे ही आप लोग को इसको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया ये, ठीक। अब देखिए इसमें का अगला प्रश्न, देखिए ये रहा इसमें का पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो हमको ये दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको भी हम एकदम आसानी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम हल करेंगे एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मान रहे थे वैसे भी यहाँ पर भी हम मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। हमने क्या माना, ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक।
और b क्या मान लेते हैं हम, जब a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम b का मान ले रहे हैं b बराबर है 3। अब आप सोचेंगे 3 क्यों, तो देखिए यहाँ क्या है 9 है और यहाँ क्या है 9 है और ये 9 3 से कट जाएगा और हमें कॉमन लेने में आसानी होगी, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिए हैं b बराबर, ठीक है। अब देखिए, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है हमें कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर, और जहाँ r क्या होता है, हम बार बार आपको बता रहे हैं, जहाँ r क्या होता है 0 से बड़ा, ये साइन होता है बड़ा का और ये होता है बराबर का, तो r क्या होता है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और b से छोटा, ठीक। r क्या होता है 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर और b से छोटा, ठीक है। तो ये हो गया r। तब r के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, देखिए, तब r के संभावित मान, r के संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, r का संभावित मान हो जाएगा r बराबर क्या है 0 के बराबर है, 0 के बराबर यानी 0 हो जाएगा। अब क्या है 0 से बड़ा और b से छोटा, b यानी b का मान कितना है 3, 3 से छोटा, 3 से छोटा कौन कौन है 1 और 2, तो r का मान हो गया 0, 1 और 2 के मानों को हम एक एक बार करके यहाँ पे इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए r बराबर 0 पर, तो जब r बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा ये, तब हो जाएगा a बराबर बी क्यू, b यानी क्या है हमारा 3 है, 3 और q को ऐसे ही हम उतार लेंगे, ठीक। अब प्लस में r का मान क्या है यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0। अब देखिए, और इसको कैसे लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस में 0 ये हट गया, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, ये 0 लिखिए या फिर मत ना लिखिए, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो a बराबर हो गया 3q, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का हम घन कर लेंगे, और घन क्यों करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन इसका हम कर लेंगे। और घन कैसे करेंगे, देखिए जब इसका घन करेंगे, घन यानी उस पर 3 घात बराबर, इधर क्या है 3q, तो इसका भी हम घन कर लेंगे, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a का घन यानी a पे 3 घात बराबर 3 का घन यानी 3 पे 3 घात, तो 3 को 3 बार लिख के जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये q पर क्या हो जाएगा 3 घात हो जाएगा, q पर 3 घात, तो a क्यूब बराबर कितना आ गया, तो a क्यूब बराबर कितना आ गया, जब a पर 3 घात रहता है तो उसे हम बोलते हैं क्यूब बोलते हैं उसे, ठीक है। तो a पे क्या है 3 घात, तो a क्यूब बराबर कितना हो गया 27 3 घात, ठीक है। तो अब देखिए a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो जब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 27 को जब 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 3, और ये बचेगा क्यूब पे 3 घात, ठीक है। तब a क्यूब बराबर क्या आया हमारा 9, अब ब्रैकेट में 3 क्यूब पे 3 घात, ठीक है। तो इस ब्रैकेट वाले को हम क्या मान ले रहे हैं, ब्रैकेट वाला है एक पूर्णांक, तो इस ब्रैकेट वाले को हम मान ले रहे हैं यम है, ठीक है, ब्रैकेट वाले को मान ले रहे हैं यम, क्योंकि देखिए ये भी पूर्णांक है और यम भी एक पूर्णांक है, तो इसके स्थान पे हम यम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए r बराबर 0 पर ये था, अब देखिए r बराबर 1 पर, तो जब r बराबर 1 पे करेंगे तो क्या होगा, देखिए a बराबर 3q, मतलब b के स्थान पे 3 है, प्लस में r के स्थान पे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, r के स्थान पे हो जाएगा 1। अब इसका हम घन करेंगे, ठीक है, इन दोनों पक्षों का घन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है, तो a का घन बराबर में 3q प्लस 1 का घन, और ये किस रूप का दिख रहा है आप लोगों को, a प्लस बी के रूप का, ये इतना हो गया 3q हो गया a और 1 हो गया b, तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो देख लीजिए। तो ये देखिए सूत्र क्या है, a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी सूत्र में हम इसको तोड़ने वाले हैं, ठीक है, इस वाले को, क्योंकि ये किस रूप का है, a प्लस बी के होल क्यूब के रूप का है। तो अब देखिए a क्यूब को हम यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे, ठीक है, इस वाले को बराबर में, ये किस रूप का है बार बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये है a प्लस बी के होल क्यूब के रूप का, और इसको इसी फॉर्मूले में हम तोड़ेंगे। तो इस फॉर्मूले में क्या है, पहले a क्यूब यानी 3q का क्यूब,
3q का क्यूब, ठीक है। अब प्लस में क्या है बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, ठीक है। बी क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब प्लस में प्लस क्या है 3 ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। अब क्या है बी, गुणे में बी यानी 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्लस 3 ए यानी 3q और गुणे में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, हो गया। अब इसको आगे ध्यान से देखिए, ये क्या है ए क्यूब, तो ए क्यूब को हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब बराबर 3 पे 3 घात यानी 27, 3 पे 3 घात यानी कितना होता है 27। अब क्या है क्यूब पे 3 घात, अब प्लस 1 पे 3 घात, 1 पे कितना भी घात होगा वह 1 ही होगा, प्लस में 1। अब प्लस में क्या है 3, यहाँ पे देखिए 3 पे 2 घात यानी 9, 3 पे 2 घात यानी 9, और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27। और ये क्या है क्यू पे 2 घात, तो ये होगा 27q स्क्वायर। अब गुणे में 1 है तो उतना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा 3 का 3 में गुणा 9, ठीक, और 9 का 1 में गुणा तो 9 ही होगा 9, और ये हो गया एक क्यू 9q, ठीक। अब देखिए इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए, ठीक। तो ए क्यूब बराबर 27, क्यू पे 3 घात, क्या लिखेंगे इससे छोटा घात वाला, यानी क्यू पे 3 घात है तो इससे छोटा घात किस पे है, इस वाले पे, तो ये हो जाएगा 27q का स्क्वायर। अब प्लस में उसके बाद क्या है 9q, अब प्लस में क्या है 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब 9 को कॉमन लेंगे तो 27 में 9 से भाग देंगे तो कितना होगा 3, और क्यू पे 3 घात, ठीक है। सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा, इसे आप लोग प्लस मान लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ से भी 9 कॉमन लिए हैं तो 9 कॉमन लेंगे यहाँ से भी, तो यहाँ पर भी बचेगा 3 और ये क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं है, ये है प्लस, ठीक। अब प्लस में यहाँ से जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्यू, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों में से हमने क्या लिया है, यहाँ से यहाँ तक हमने 9 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इस ब्रैकेट वाले को हम क्या मान ले रहे हैं, यम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9, इस ब्रैकेट वाले को क्या मान ले रहे हैं यम, ये क्या है इस ब्रैकेट में है पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और यम भी एक पूर्णांक है, तो यम लिखिए या फिर ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब प्लस में हो जाएगा 1, ठीक। तो ये हो गया ए क्यूब बराबर 9m प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे आर बराबर 2 पर इसको प्रूव करेंगे, आर बराबर 2 पे। तो आर बराबर 2 पे क्या हो जाएगा देखिए, तब ए बराबर हो जाएगा बी क्यू यानी बी का मान क्या था 3 और ये हो गया क्यू, प्लस में आर यानी 2, ठीक है। तो 3q प्लस में 2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे इसका भी हम लोग घन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3q प्लस में 2 का होल क्यूब, इस घन को हम बोलते हैं होल क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में, ठीक है। तो इसको ए क्यूब को ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक। इसको आप लोग ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ लीजिए। फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे। अब बोला है ए क्यूब यानी 3q का होल क्यूब, 3q का घन, ठीक है, प्लस में बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, ठीक है। अब प्लस में क्या बोल रहा है 3, उसके बाद है ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, ठीक। के बाद है बी यानी 2 गुणे में 2, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस में 3ab स्क्वायर, प्लस में क्या है प्लस में 3 ए यानी 3q, उसके बाद क्या था ए बी स्क्वायर, बी यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये ए क्यूब बराबर 3 पे 3 घात यानी 27, क्यू पे 3 घात, प्लस में 2 पे 3 घात यानी 8 हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, और ये क्यू पे हो जाएगा 2 घात, ठीक है। अब गुणे में है यहाँ पे 2, ठीक है। अब प्लस में क्या हो जाएगा 3 में 3 का 9 हो गया, 9 क्यू हो गया। अब 2 में 2 का 4, 2 में देखिए 2 पे 2 घात है तो हो गया 4, और यहाँ क्या है 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, तो ये 9 और गुणे 4, 9 में 4 का करेंगे तो 36 होगा, और एक क्यू बच रहा है तो ये हो जाएगा क्यू। तो अब क्या हो जाएगा ये देख लीजिए ए क्यू, इसको सीक्वेंस में आप लोग लिख लीजिए बड़े घात वाले को पहले, तो ये क्या है 27 क्यू पे 3 घात। अब प्लस में अब दूसरे घात वाले को लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे 27 है गुणे में 2, तो 27 दूना के 54,
54 क्यू पे 2 घात। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम प्लस में 36 क्यू प्लस में 8। ठीक है, अब इसमें से हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो ए क्यू बराबर हो जाएगा, इन तीनों में से हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 27 में जब 9 से भाग देंगे तो ये बचेगा 3 क्यू पे 3 घात। अब प्लस में 54 में जब 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 6 क्यू पे 2 घात। अब प्लस में 36 में जब 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 क्यू। ठीक, तो ये हो गया इन तीनों में से जब 9 को कॉमन लिए हैं। तो अब लास्ट में बचा है प्लस में 8। ठीक है, लास्ट में बचा है प्लस में 8। बात देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 और जो ब्रैकेट में बच रहा है इस ब्रैकेट वाले को हम मान लेंगे कोई पूर्णांक है तो इस ब्रैकेट वाले के स्थान पे हम लिख सकते हैं यम, यम भी एक पूर्णांक है। प्लस में क्या हो जाएगा 8, तो ए क्यू बराबर कितना आ गया 9m प्लस में 8। ठीक है, ये कितना आया था, ए क्यू बराबर 9m प्लस में 1 आया था, किस पे आया था, आर बराबर 1 पे आया था। आर बराबर 1 पे 9m प्लस 1 आ गया, आर बराबर 2 पे 9m प्लस 8 आ गया, आर बराबर 0 पे 9m आया है। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आर बराबर 2 पे आया है हमारा 9m प्लस में 8। ठीक है, और आर बराबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यही हमको दर्शाना था। तो ये दर्शा दिया, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का होता है, ये वाला तो प्रूफ हो गया। और आर बराबर 2 पे हम ये भी प्रूफ हो गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और आर बराबर 0 पे हमने ये भी प्रूफ कर दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। हमने आर बराबर 0 प्रूफ कर दिया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रूफ हो गया। अब क्या हम लिख सकते हैं, सबको प्रूफ करने के बाद हम लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8 के रूप का होता है। ठीक है, रूप का होता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रूफ हो गया। ठीक, और ये प्रश्नावली 1.1 भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।